बच्चों गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जो पर्क्स हमने करने हैं वो हमारा है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉय को अपने मकान में रहने की प्रिविलेज देती है। पर्क्स का मतलब यही है ना कि उसको किसी पोजीशन या स्टेटस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है उसे ही पर्क्स कहते हैं ना हम। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा कि जहाँ आपको रेंट नहीं देना और उस तरह के हाउस में आपको रहने की प्रिविलेज मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को दो भागों में बांट देंगे। कौन कौन से, देखो यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये हम क्यों बांट रहे हैं, हमें पर्क्स पर टैक्स कैलकुलेट करना है। अब पर्क्स कुछ टाइम पहले ऐसे हुआ करता था, इन पर्क्स पे टैक्स पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी कि ये कैश में तो ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से काफ़ी सालों से अब पर्क्स पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो उसकी वैल्यू निकाल करके सैलरी में ऐड करेंगे ताकि उस वैल्यू पर हम टैक्स लगा सकें। अब हमने एम्प्लॉयज़ को दो भागों में बांट दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के को घर मिला है, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, जो भी गवर्नमेंट का उस टाइम रूल चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने इस तरह के घर के लिए कोई वैल्यूएशन निकाल रखी है तो वो वैल्यू उसके घर की कैलकुलेशन के लिए ऐड कर दी जाएगी सैलरी में। बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। ये अनफर्निश्ड हाउस की हम बात कर रहे हैं, उसे सिर्फ दीवारें और फर्श मतलब घर बना हुआ मिला है, उसमें कोई फर्नीचर नहीं मिला है उसको, ये वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आई बात नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में दो केसेस हो सकते हैं, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना घर है, या फिर हाउस ऑन रेंट और लीज बाय एम्प्लॉयर। या तो एम्प्लॉयर का अपना घर होगा या फिर एम्प्लॉयर ने वो घर किराए पर लेकर के अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया हुआ होगा। अगर उसने किराए पर लेकर प्रोवाइड किया है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, जो उसने किराया पे किया, हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी। इस सैलरी कंपोनेंट को हम बाद में देखेंगे कि इस सैलरी कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, या तो 15% उसकी सैलरी का या फिर हायर चार्जेस जो किराया उसका एम्प्लॉयर उस घर के लिए पे कर रहा है। ठीक है, उन दोनों में से जो भी लेस होगा हम उसको उसकी वैल्यूएशन के लिए ले लेंगे। ठीक है, विच एवर इज़ लेस। फिर बात आती है, अगर वो मकान जो है एम्प्लॉयर का ही है, अपना ही मकान है, अपने मकान पे तो नहीं हम किराया देते, अब उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे किराए की। तो उसके लिए सिटीज़ को 3 भागों में बांट दिया गया। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट सिटीज़ को इस कार्य के लिए 3 भागों में बांट दिया। एक तो 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है अगर सिटी की, एक 10 लाख से 25 लाख तक की पॉपुलेशन है सिटी की, एक 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है सिटी की। ऐसी सिटी में हमारा एम्प्लॉय रहता है तब उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी ये बताया गया है। अगर वो इस फर्स्ट कैटेगरी में रहता है, 10 लाख से कम पॉपुलेशन है उस सिटी की, वहाँ पर उसके एम्प्लॉयर ने उसे घर प्रोवाइड किया है, तो 7.5% सैलरी का हम कैलकुलेट कर लेंगे उसकी वैल्यूएशन के लिए। अगर वो 10 से 25 लाख वाली सिटी में रहता है जहाँ 10 से 25 लाख की सेंसस पॉपुलेशन है, तो वहाँ 10% सैलरी का इस घर की वैल्यूएशन के लिए ले लेंगे। और ऐसे ही 25 लाख से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन के लिए घर की वैल्यूएशन क्या ले लेंगे, 15% सैलरी का। ठीक है, ये बात हो गई हमारी अनफर्निश्ड हाउस की। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने आपको फर्निश्ड घर प्रोवाइड किया है फिर क्या होगा, वैल्यूएशन अनफर्निश्ड की हो जाएगी, इसमें उस फर्नीचर के कॉस्ट की 10% हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको फर्नीचर की कॉस्ट या 10% इस तरह की चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। या फिर हायर चार्जेस, अगर वो फर्नीचर भी किराए पर लेकर के दिया गया है तो उसके हायर चार्जेस या फिर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अगर वो किराए पर लेके दिया है तो किराए वाले वैल्यू ऐड कर लेंगे, और अगर वो उसका अपना है तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10% हम
अनफर्निश्ड हाउस में ऐड कर लेंगे तो फर्निश्ड हाउस की वो वैल्यूएशन आ जाएगी। अगर इस घर के लिए वो टोटली रेंट फ्री अकोमोडेशन ना हो करके कुछ उससे पार्शली पेमेंट भी ले ली जाती है, ठीक है, कुछ केसेस में ये होता है कि आपको घर में रहना है और उसके लिए आपको जो नॉमिनल रेंट है उससे काफ़ी कम या जो भी उन्हें जेन्युइन लगता है वो पेमेंट ले लेते हैं उसके लिए एम्प्लॉयर्स आपके, तो वो अमाउंट इस पर्क में से कम हो जाएगी, क्योंकि उतने अमाउंट से प्रिविलेज घट गई ना, कि 10,000 का घर था हमें 5,000 में मिल गया, 6,000 में मिल गया, तो 6,000 की तो हमें प्रिविलेज नहीं मिला, हमें प्रिविलेज कितना मिला 4,000 का, ठीक है। तो वही इसमें सेंस बनती है कि जितना ये वैल्यूएशन बना, इस वैल्यूएशन में अगर आपके एम्प्लॉय से आपने कुछ पेमेंट ले लिया है तो आप उसे लेस कर देंगे, उस एम्प्लॉय के लिए अब ये घर की वैल्यूएशन आ जाएगी जिसे वो सैलरी में ऐड करेगा और उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अब जो ये बार बार यहाँ सैलरी कंपोनेंट था ना, ये 7.5%, 10%, 15%, या फिर यहाँ जो था ये जब घर किराए पर लेकर के आगे एम्प्लॉय को दिया है, तो ये सैलरी कंपोनेंट में हमें सैलरी क्या लेनी है। सैलरी में हमारा बेसिक आ जाएगा, डीपी आ जाएगा, डीए आ जाएगा अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, सभी टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाएंगे, बोनस आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, या और कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट जो उसे दिया जा रहा है सैलरी के लिए, ठीक है, वो सब आ जाएगा। लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होगा, डीए, एरियर, कोई एडवांस, पर्क्स, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशन के अलावा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इसमें इंक्लूड नहीं करना है, एग्जम्प्टेड अलाउंसेस इसमें इंक्लूड नहीं करने हैं, जो भी डिडक्शन और अलाउंसेस एग्जाम्पशन है वो उसे मिलेगी, ठीक है। अब बात नोट करने वाली क्या है, ये आप लिख भी सकते हो, सैलरी शैल इंक्लूड पेंशन। सैलरी में अगर वो व्यक्ति को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उसे घर मिला हुआ है तो वो पेंशन जो है सैलरी मिलती है ना पर मंथ, तो ये पेंशन सैलरी में इंक्लूड होगा। फिर अगर एक व्यक्ति एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ काम करता है तो सारे एम्प्लॉयर्स की उस टाइम की टोटल सैलरी वो उसके वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस के लिए कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, सैलरी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पीरियड द हाउस और अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड इन द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल जिसका हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर में, है ना, उस समय प्रीवियस ईयर में कितने महीने के लिए या दिनों के लिए या टाइम पीरियड के लिए वो अकोमोडेशन एम्प्लॉय को मिला था, उतने टाइम पीरियड की वैल्यूएशन ही करनी है सैलरी की फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। कौन सी वैल्यूएशन, जो हमने यहाँ पर ये सैलरी कंपोनेंट निकालना है ना, ये सैलरी उसी टाइम पीरियड की लेनी है जिस टाइम पीरियड में उसने हाउस अकोमोडेशन अवेल कर रखा था, ठीक है। तो सैलरी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पीरियड द हाउस और अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड इन द प्रीवियस ईयर, ओके। अब अकोमोडेशन क्या चीज़ है, कोई भी घर, फार्म हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस दोबारा लिख दिया, होटल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, शिप, मोबाइल शॉप, कुछ भी रहने के लिए उसे जो मिल रहा है, ओके, उसे हम अकोमोडेशन में लेंगे। लेकिन कुछ एग्जम्प्टेड अकोमोडेशन है, अरे वाह, वो कौन सी होंगी, जो एम्प्लॉय अगर रिमोट एरिया में काम कर रहा है, रिमोट एरिया कौन सा, जो 40 किलोमीटर अवे है उस सिटी से, जो 20,000 तक की पॉपुलेशन वाली है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी नहीं है और उससे भी 40 किलोमीटर दूर है, तो रिमोट एरिया, अगर वहाँ घर मिला हुआ है कोई टैक्स नहीं लेंगे भैया हम आपसे, ठीक है। ऑफशोर एरिया में है, बहुत दूर है, तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है या ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एमपी हो गए या अदर ऑफिशियल्स हो गए, तो भी हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेने वाले रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। अगर व्यक्ति ये सब है या रिमोट एरिया में घर मिला हुआ है या ऑफशोर एरिया में, तो उसके घर की वैल्यूएशन टैक्स पर्पज़ के लिए नहीं की जाएगी, वो एग्जम्प्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑफिशियल को घर मिलता है, ठीक है, अब उसकी ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसफ़र होते ही एकदम तो हम अपना घर का पूरा सामान उठा करके ऐसे नहीं निकाल सकते ना, ऑफिसर हैं हमारे, बड़ी पोस्ट पर सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं कंपनी के, कुछ भी, तो ट्रांसफ़र कर दी अगर हमने उनकी और उन्हें दूसरी सिटी में भेज दिया और वहाँ पर उन्हें अकोमोडेशन मिला है, तो वो दोनों अकोमोडेशन कुछ टाइम पीरियड तक के लिए रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले 3 महीने या 90 दिन खासकर
वो हाउस की जो दोनों हाउसेस में से अकोमोडेशन में से कम वैल्यू होएगी ना जिस हाउस की, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे 15% में आता है, 10% में आता है, किराए वाला घर है, कौन सा है, वो वैल्यूएशन करेंगे दोनों हाउसेस की। जिसकी वैल्यूएशन कम होगी उसे टैक्सेबल बनाना है, दूसरा एग्जम्प्ट कर देंगे पहले 3 महीने। उसके बाद दोनों हाउस की वैल्यूएशन करनी है और दोनों को टैक्सेबल बना देना है। ठीक है, वो कब तक रख रहे हैं कब तक नहीं रख रहे हैं ये गवर्नमेंट की हेडेक है, वो टैक्स अथॉरिटीज़ उसके लिए कुछ हेडेक नहीं लेंगी। वो जस्ट ये कहेंगी पहले 90 दिन तक तो आप एक हाउस की वैल्यू टैक्सेबल करो, उसके बाद दोनों हाउसेस की वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर कभी क्या होता है ट्रांसफ़र पे हमारे पास एकदम घर नहीं है, हम अपने एम्प्लॉय को क्या कहते हैं कि ओके यू कैन स्टे इन फला फला होटल। ओके, अगर ऐसा है ट्रांसफ़र की वजह से वो दूसरी सिटी में गया, एकदम घर मिलता भी नहीं है, है ना, तो और पहले 15 दिन के लिए फॉर 15 डेज़ अगर वो होटल फैसिलिटी अवेल कर रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसका कोई टैक्स उसे पे नहीं करना है, वो फ्री ऑफ टैक्स है। अगर वो 15 दिन के बाद भी वहाँ होटल में रह रहा है, अभी भी घर नहीं अरेंज किया है या नहीं मिल पाया है, तो अब उस होटल की वैल्यू जो है टैक्सेबल हो जाएगी। कैसे टैक्सेबल करनी है, उसकी सैलरी का जितने दिन वो रहा उस होटल में 15 दिन से ज़्यादा, उतने दिनों की सैलरी निकाल लो, उस सैलरी का 24% कैलकुलेट कर लो, या फिर एक्चुअल रेंट, ठीक है, जो उसने एक्चुअल रेंट उस होटल रूम के लिए दिया या उसके उतने दिन की सैलरी का 24% हम कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों में से जौन सा लेस होगा हमारी वो होटल की पेमेंट जो है टैक्सेबल हो जाएगी उतने दिनों के लिए। इस सैलरी कंपोनेंट में हम क्या क्या लेंगे ये आपके पेज नंबर 96 पर इलस्ट्रेशन 11 के ऊपर मेंशन है, आप इस लिस्ट से भी गो थ्रू एक बार हो जाना। अब हम 11th क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। एन एम्प्लॉयर हैज़ टेकन अ हाउस ऑन रेंट, उसने घर लिया एम्प्लॉयर ने, और घर ले करके आधा घर दे दिया मिस्टर ए को और आधा दे दिया मिस्टर बी को, और रेंट कितना पे कर रहा है 15,000 पर मंथ। ध्यान है कि एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, उसने किस पर लिया, रेंट पर लिया, रेंट पर ले करके वो दे रहा है, और यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गया। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का अगर घर एम्प्लॉयर ने रेंट पर ले करके दिया है तो वैल्यूएशन क्या थी, हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लेस। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एनुअल सैलरी दे रखी है, ए की 3 lakhs और बी की 7 lakhs, कुछ और नहीं दिए रखा है, तो हम सैलरी का पूरा कंपोनेंट इसको मान लेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस फॉर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब ए की सैलरी कितनी है 3 लाख, इसका 15% करोगे कितना हो जाएगा 45,000, है ना, और उसके घर का रेंट कितना हो जाएगा 90,000। 90,000 कैसे हुआ, 15,000 का रेंट था पर मंथ, 12 से गुना करोगे 1,80,000, और आधा आधा दोनों को घर दिया है तो एक के लिए घर का रेंट कितना हो गया 90,000 एम्प्लॉयर पे कर रहा है एक व्यक्ति के लिए, और सैलरी उस एक व्यक्ति की कितनी है 3 लाख, इसका 15% कितना होगा 45,000। 45,000 या 90,000 दोनों में से कम कौन सा है 45,000, इसलिए ए के लिए टैक्सेबल अमाउंट ये होगी। ठीक है, अब बी के लिए देख लेते हैं। बी के लिए रेंट ऑफ हाफ हाउस क्या है 90,000, उसकी सैलरी कितनी दे रखी थी 7 लाख, 7 लाख का 15% कितना हो गया 1,05,000। ठीक है ना, अब 1,05,000 या 90,000 जो सा कम है वो लेना है ना, इसलिए 90,000 यहाँ पर टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 12 भी देख लो फटाफट से, और फिर बैक एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन हो तो वो ट्राई कर लेना। कंप्यूट द सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर वैल्यूइंग द परक्विजिट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए सिर्फ हमने सैलरी निकालनी है, उसमें ध्यान रखना है कौन सा सैलरी कंपोनेंट में लेना है पार्ट और कौन सा नहीं लेना है। बेसिक पे लेंगे, ठीक है, डियरनेस अलाउंस नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये नहीं लेना था तो हम नहीं लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस लेना है जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस का ध्यान है कि उसमें एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, ये तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहीं गवर्नमेंट मेंशन नहीं है, तो इसका ये पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस 32,000 ले लो जी, कमीशन 40,000 ये भी लेंगे हम। प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम कौन दे रहा है एम्प्लॉयर,
ये अलाउंस है या पर्क? ये पर्क है, तो पर्क तो हमने लेना ही नहीं, सिर्फ अलाउंसेस लेने और मॉनेटरी बेनिफिट्स लेने। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड 14% ऑफ बेसिक पे टुवर्ड्स आरपीएफ, ये आरपीएफ की तरफ जो पेमेंट है वो हमने नहीं लेनी, ऊपर लिस्ट में मैंशनड है। कन्वेंस अलाउंस स्पेंड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़, ये अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि ये ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए वो क्लियरली बता रहे हैं, उसने लिया है। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, पर्क है, नहीं लेंगे। गार्डनर, पर्क है, नहीं लेंगे। एम्प्लॉयर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के, ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी पर्क है। और एम्प्लॉयर गैव इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा है उसको घर बनाने के लिए, तो ये भी क्या है, पर्क है ना, और ये भी हम नहीं लेंगे। तो केवल ये 4 चीज़ें कैलकुलेट हो करके उसकी टैक्स सैलरी कंपोनेंट बन जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। आई थिंक ये इलस्ट्रेशन क्लियर है। अब आप लोगों ने बैक एक्सरसाइज से आप ढूंढ लेना रेंट फ्री अकोमोडेशन के जो क्वेश्चन है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।